हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। सो आज से हम एक नया कोड स्टार्ट कर रहे हैं, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इससे पहले मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एज वेल एज कोड ऑन वेजेस पे डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, तो आप प्लीज़ वहाँ से क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। This act is to amend and consolidate the laws relating to social security। मतलब सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको अमेंड कर दिया गया है। उनको अमेंड करने के साथ साथ कंसोलिडेट किया गया है, मतलब मर्ज किया गया है, और मर्ज करके सब सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी लॉज को एक साथ लाया है, जिसको नाम दिया है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, with a goal to extend social security to all employees and workers either in organized or unorganized or any other sector and for matters connected therewith or incidental thereto। तो जो गोल है वो क्या है कि जो भी सोशल सिक्योरिटी है उसको किन किन को, सारे एम्प्लॉयज़, सारे वर्कर्स, रिगार्डलेस ऑफ विच सेक्टर दे बिलोंग टू, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सबको जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, उनका जो गोल है वो क्या है कि सब लोगों को, सारे एम्प्लॉयज़, सारे वर्कर्स को, ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब इसमें कौन कौन से एक्ट मर्ज हुए हैं? सबसे पहला एक्ट जो मर्ज हुआ है द एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट। इसको हम पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट भी कहते थे, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट। 2010 में इसका नाम बदल के एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट कर दिया गया था। द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, the Employees Exchange Compulsory Notification of Vacancy Act 1959, Maternity Benefit Act, Payment of Gratuity Act, Cine Worker Welfare Fund Act, Building and Other Construction Worker Welfare Cess Act and Unorganized Worker Social Security Act। तो ये जितने भी एक्ट हैं, मतलब टोटल 9 एक्ट हैं, तो इनको मर्ज करके कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया है जिसको बोला है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि सोशल सिक्योरिटी कोड में इनमें से कौन सा एक्ट नहीं आता है, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में कौन सा एक्ट नहीं आता है, या कोड ऑन वेजेस में कौन सा एक्ट नहीं आता है। तो मतलब रिस्पेक्टिवली आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोड में कितने एक्ट हैं। आई होप आपने जो कोड ऑन वेजेस वाला जो था वो पढ़ा होगा, देखा होगा। उसमें टोटल 4 एक्ट्स थे जिनको कंसोलिडेट किया गया था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में 3 एक्ट थे जिनको कंसोलिडेट किया गया था। अगर आप लोगों को पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कोड ऑन वेजेस में एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में रिस्पेक्टिवली कौन कौन से एक्ट थे। आप प्लीज़ सारे के सारे जो नाम है उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अब इसमें टोटल 7 शेड्यूल्स हैं। पहली शेड्यूल इज रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी। Second schedule, list of person who are employees within the meaning of third proviso to clause 26 of section 2. Third schedule, list of occupational diseases. Fourth schedule में 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू बी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। कौन सी इंजरीज को हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के अंडर लाएंगे, ये हमको किस में मिलेगा, पार्ट 1 ऑफ 4th शेड्यूल। और पार्ट 2 में इंजरीज डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो याद रखना, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पार्ट 1 है 4th शेड्यूल में, एंड परमानेंट पार्शियल है तो पार्ट 2 है 4th शेड्यूल में। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन से शेड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आपको वो पूछ लेंगे। प्लस ये आ सकता है कि लेट्स से लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, या इंजरीज डीम्ड टू बी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट
फोर्थ शेड्यूल के कौन से पार्ट में है, या आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कौन से इंजरीज डीम्ड टू बी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कौन से पार्ट में है। तो आपको ऑप्शंस में दिया होगा फोर्थ शेड्यूल पार्ट 1, फोर्थ शेड्यूल पार्ट 2, फोर्थ शेड्यूल थर्ड शेड्यूल दे देंगे, देन सेकंड। तो आपको उसमें से पता लगाना होगा कि कौन सा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, मैटर्स दैट मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन द स्कीम। तो स्कीम्स, जैसे कि हमने आपको पता है कि इस पे प्रोविडेंट फंड जो एक्ट है उसके भी प्रोविजंस है, वो भी एक्ट मर्ज करके इसमें लाया गया है। तो उसके जो स्कीम्स वगैरह हैं वो किस में मेंशन्ड है, फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल के फिर 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए is related to the matters which the provident fund scheme makes provisions। तो मतलब प्रोविडेंट फंड स्कीम से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो हमको कहाँ मिलेंगे, पार्ट ए में। पेंशन स्कीम से रिलेटेड जो मैटर है वो पार्ट बी में मिलेंगे। एंड मैटर्स दैट मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, वो किस में मिलेंगे हमको, पार्ट सी में। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इससे रिलेटेड भी आपको रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखना, शेड्यूल्स भी याद करके जाना कि कौन से शेड्यूल में कौन सा मैटर है। मतलब ये नहीं कि केवल प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, आपसे शेड्यूल से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी हो सकता है कि पूरे के पूरे कोड में पूरे, जैसे कि अगर सपोज लेट से सोशल सिक्योरिटी कोड से एक क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आया और वो इसी पार्ट से आ गया, ऐसा भी हो सकता है। सिक्स शेड्यूल में क्या है, फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट लमसम इक्विवेलेंट कॉम्पनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। तो अगर इंजरी होती है उसके बाद परमानेंट डिसेबल हो जाता है वर्कर या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो कॉम्पनसेशन है वो कितना होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो मैटर है वो कहाँ है, सिक्स्थ शेड्यूल में। सेवेंथ शेड्यूल में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अग्रीगेटर्स। अभी अब इसको आगे पढ़ेंगे कि सब क्या होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, प्रीलिमिनरी चैप्टर है, इस पे हम डेफिनेशन एंड एप्लीकेबिलिटी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज एक्ट ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखना। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स टू बी अपॉइंटेड। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो को जो डेट देगी, मेंशन करेगी, उस दिन से ये पर्टिकुलर एक्ट, इस कोड या एक्ट के प्रोविजंस लागू होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 month notice of its intention to do so apply the provision of this code to any establishment employing not less than such number of person as may be prescribed। So अगर इस प्रोविजन में कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हैं, अगर ऐसा मेंशन है कि केवल यही ये एक्ट अप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा कोड अप्लाई होगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 2 महीने के नोटिस के बाद वो किसी भी और इस्टेब्लिशमेंट में इस एक्ट को अप्लाई कर सकती है। तो ये 2 month वाला जो टाइम पीरियड है, आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। So now I am going to explain to you all the relevant definitions। जो भी इस कोड में आगे जो टर्म्स यूज होंगी उनसे रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन वाला पार्ट है वो हम करेंगे। फर्स्ट इज, दिस इज सेक्शन 2 बाय द वे। सेक्शन 2, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 accordingly। Agent when used in relation to an establishment means every person, whether appointed or as such or not, who acting or purporting to act on behalf of owner takes part in management, control, supervision or direction of such establishment और पार्ट देयर ऑफ। तो एजेंट को हम जब एस्टैब्लिशमेंट के रेफरेंस में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है हर वो पर्सन जो कहीं ना कहीं अपॉइंट हुआ है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए, कि वो जो एरिया है, वो एस्टैब्लिशमेंट है, उसको मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके, सुपरवाइज कर सके,
एंड डायरेक्ट कर सकते हैं, और या ओनर के बिहाफ में वो काम कर रहा है, तो उस पर्सन को, जो कोई भी पर्सन ऐसा काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंट. नाउ व्हाट इज एंड हु इज अ अग्रीगेटर? अग्रीगेटर मीन्स digital intermediary or a marketplace for a buyer or user of service to connect with the seller or the service provider. तो aggregator क्या है? It means a digital intermediary or a marketplace. तो ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है, एक लिंक है बिटवीन टू पोल्स, आई कैन से अ बायर एंड अ सेलर. तो बायर और सेलर के बीच में क्या है, एक इंटरमीडिएटरी है, एक लिंक है, जिसको हम बोल रहे हैं aggregator, and basically it's a digital place, a marketplace. Appropriate government in relation to an establishment carried on by or under the authority of a central government or concerning any such controlled industry as the case as may be specified by notification in this behalf by central government, or establishment of railways including metro railways, mines, oil field, major ports, एयर ट्रांसपोर्ट. देखो यहाँ पर जब हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर क्या क्या आ रहा है अभी हम वो पढ़ रहे हैं. तो इसमें रेलवेज का पूरा एस्टैब्लिशमेंट्स आ जाएंगी, मेट्रोज आ जाएंगे, माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड मेजर पोर्ट्स आते हैं, माइनर पोर्ट्स नहीं आते हैं. तो पोर्ट्स नहीं लिखा है यहाँ पर लिखा है मेजर पोर्ट्स, तो वो आएंगे. एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, telecommunication, banking also comes under central government. Insurance company or a corporation or other authority established by central act or the central public sector undertaking or subsidiary company set up by central public sector undertaking. तो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसकी सब्सिडरी या वो PSU, सेंट्रल PSU, या माइन, रेलवेज, मेट्रोज, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, subsidiary company set up by principal undertaking or autonomous body owned and controlled by central government, including establishment of contractor for purpose of such establishment, corporation or other authority, central public sector undertaking, subsidiary company, autonomous body or a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government. So basically क्या है, हर वो establishment जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली है, जो सेंट्रल PSU है जैसे कि रेलवेज वगैरह हो गई, माइंस वगैरह हो, या उसकी सब्सिडरी है, या ऐसी कोई कंपनी जिसमें 51% जो शेयर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जो इस्टेब्लिशमेंट होगी वो क्या होगी, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. और इन रिलेशन टू एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड बी स्टेट गवर्नमेंट. ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन मीन्स audio visual produced wholly or partly in India and also include animation, cartoon depiction, audio visual advertisements, digital production or any activity in respect of making thereof, featuring films, non-feature films, television, web-based serials, talk shows, reality shows, sports shows, ये सब क्या है, audio visual production के अंडर आते हैं. नाउ बिल्डिंग वर्कर कौन होता है? बिल्डिंग वर्कर मीन्स अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू, ऐसा पर्सन जिसको हायर किया गया है क्या करने के लिए, स्किल्ड वर्क करने के लिए, सेमी स्किल्ड वर्क करने के लिए, अनस्किल्ड वर्क करने के लिए, मैनुअल वर्क करने के लिए, टेक्निकल या क्लैरिकल वर्क करने के लिए. वेदर द टर्म्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लॉयड हो. अब देखो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस का मतलब आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ. एक्सप्रेस का मतलब होता है जब कोई चीज़ और किसी रिटन फॉर्म में हो, कहीं लिखी गई हो या बोली गई हो वर्बली. एंड इम्प्लॉयड होता है जब आप अपने एक्शन के थ्रू किसी को कोई चीज़ बताते हैं, तो उसको हम इम्प्लॉयड फॉर्म कहते हैं. ठीक है, तो चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्रेस्ड हो या एक्शन के थ्रू एम्प्लॉयर ने उसको बताया हो कि हाँ भैया तुमको हायर कर लिया गया. अगर कोई वर्कर काम मांगने के लिए आता है
और एम्प्लॉयर उसको कुछ बोले बिना उसको अपनी फैक्ट्री में ले लेता है या उसको काम दे देता है कि तुम्हें ये काम करना है। उसको पहले लिखा पढ़ी नहीं हुई है कि हम तुमको ये इस काम के लिए हायर कर रहे हैं, दिस एंड दैट, उसको डायरेक्टली काम दे देता है। तो ये कहीं ना कहीं इम्प्लाइड फॉर्म हुआ कि वो हायर कर लिया गया एटलीस्ट उस पर्टिकुलर डे के लिए। तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों ही एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर आती है। इन कनेक्शन विद एनी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, तो जो वर्कर है, जो पर्सन है जिसको हायर किया गया है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, टेक्निकल, क्लरिकल वर्क के लिए, वो कौन सा वर्क है, या तो बिल्डिंग का वर्क है या कंस्ट्रक्शन वर्क है। बट इसमें कौन से लोग इंक्लूड नहीं होते, बट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजेरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी और एडवाइजरी। तो मैनेजेरियल, सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले लोगों को हम बिल्डिंग वर्कर्स की कैटेगरी से बाहर रखते हैं। नाउ करियर सेंटर्स, ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं क्योंकि हम अभी जो कोड पढ़ रहे हैं इसमें कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो उसी वजह से कुछ न्यू डेफिनेशंस भी हम पढ़ रहे हैं। करियर सेंटर क्या होता है? मीन्स एनी ऑफिस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो हर कोई ऑफिस जिसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी इंक्लूड किया गया है, या उससे रिलेटेड कोई प्लेस या पोर्टल इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी निर्देश दिए हैं उसके थ्रू बनी है, मेंटेन हुई है। किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग करियर सर्विसेज, करियर से रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आप में से मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम पता ही होगा, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं वहाँ पर रजिस्टर भी करवाया होगा, तो उससे रिलेटेड, उससे मिलती जुलते जो सेंटर्स है, जो प्लेस है, जिसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बाद इस्टेब्लिश किया गया, मेंटेन किया जा रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन वर्क, फॉर कलेक्शन, फॉर फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन्स एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि करियर का सेंटर है तो उसके स्किल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइदर बाय कीपिंग द रजिस्टर और अदरवाइज मैनुअली, या उसको मैनुअली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिजिटली, वर्चुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं, या एनी अदर मोड as may be prescribed by the central government, which may inter alia relate generally or specifically to, और वो किससे रिलेटेड है? पर्सन हु सीक्स टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयज, या तो एम्प्लॉयर या ऐसा पर्सन जिसको जॉब चाहिए, ऐसा पर्सन जो जॉब क्रिएट कर रहा है और जिसको लोग चाहिए हायर करने के लिए, या ऐसा पर्सन जिसको काम चाहिए। अक्रेस ऑफ वैकेंसीज, पर्सन हु सीक वोकेशनल गाइडेंस, कोई वोकेशनल गाइडेंस चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस टू स्टार्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें जो भी पर्सन इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, उन सब की इंफॉर्मेशन का रजिस्ट्रेशन, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक डेटाबेस बनाने का काम कौन करता है? ये करियर सेंटर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंट्रोल किसके थ्रू हो रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब अ वर्कर हु शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड, जिसको एम्प्लॉय किया गया है विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, किसी एस्टैब्लिशमेंट के काम के लिए, व्हेन ही इज हायर्ड, जिसको हायर किया गया है फॉर सच वर्क बाय, किसके थ्रू? या तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्टर ने अगर किसी पर्सन को हायर किया है, एक एस्टैब्लिशमेंट में, एक एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ का एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? अब उसके पास ऑब्वियसली लेबर्स हैं, अब उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को, ऑब्वियसली जो काम हो रहा है किसी के अंडर हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी कुछ जो लेबर्स हैं उनको लाता है। ज़रूरी नहीं है कि इन लेबर्स की जानकारी, ज़रूरी नहीं है कि इन लेबर्स की जानकारी इसको हो। तो अगर कोई पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बताया बगैर भी किसी को अगर हायर कराया है इस जगह काम करने के लिए, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के कैटेगरी में आएगा।
तो प्रिंसिपल लॉयर को पता हो या ना पता हो, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने उसको हायर करा है काम के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहलाएगा। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो टर्म है उसमें हम इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉय other than a part-time employee who is regularly employed by the contractor for any activity of his establishment and his employment is governed by mutually accepted standards of conditions of employment। तो इसमें वो पर्सन, वो एम्प्लॉय को हम नहीं काउंट करेंगे जो कहीं ना कहीं एक रेगुलर बेसिस पे उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं टेम्परेरी नेचर के वर्क के लिए अगर हायर किया जा रहा है किसी पर्सन को विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर मानेंगे। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर बट डज नॉट इंक्लूड अ एम्प्लॉय अदर देन अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय who is regularly, तो यहाँ पर कैच क्या है, टर्म regularly employed by the contractor for any activity of his establishment and his employment is governed by mutually accepted standards of conditions of employment including engagement on permanent basis, engagement on permanent basis and gets पीरियोडिकल इंक्रीमेंट, उसको पीरियोडिकल इंक्रीमेंट भी मिलते हैं, पे में सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी मिल रहा है एंड अदर वेलफेयर बेनिफिट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट मीन्स a person who undertakes to produce a given result of establishment other than a mere supply of goods or articles of manufacturing to such establishment through contract labor। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, वो इंसान है जो एक जिम्मा लेता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी इस्टेब्लिशमेंट में कोई रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की। केवल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही उसका काम नहीं है, बल्कि एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना, कुछ काम निकाल के देना भी उसका काम है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे। और सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एज मियर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूड्स अ सब कॉन्ट्रैक्टर। तो वो कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन भी है जो लेबर्स प्रोवाइड कर रहा है काम के लिए टू द एस्टैब्लिशमेंट, और इस कॉन्ट्रैक्टर टर्म में सब कॉन्ट्रैक्टर भी आएगा। तो अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर एक और कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर की ही कैटेगरी में आएगा। नाउ डिपेंडेंस, डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा फर्स्ट क्लास डिपेंडेंट है, सेकंड क्लास डिपेंडेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट भी इसमें मर्ज हुआ है और उसमें डिपेंडेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, और उससे रिलेटेड डिपेंडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ग्रेचुटी में भी आते हैं बट कॉम्पनसेशन एक्ट से ज़्यादा आते हैं। अब डिपेंडेंट कौन हुआ, मीन्स एनी of the following relative of deceased employee, namely a widow, minor legitimate or adopted son, an unmarried legitimate or adopted daughter or a widowed mother। For the purpose of chapter 4, a legitimate adopted son, अगर जो सन है लेजिटिमेटली अडॉप्टेड सन है वो, और उसने अभी तक 25 ईयर्स की एज अटेन नहीं करी है, नहीं पहुंचा है उस एज में, तो उसको हम डिपेंडेंट मानेंगे उस डिसीज्ड एम्प्लॉय का। देन बी, इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, a legitimate or adopted son or a daughter who has attained the age of 18 years and who is infirm। इनफर्म मतलब आप समझ लो कि अब खुद से अपनी देखभाल करने में इनकेपेबल है वो। एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4 वेयर इन द वर्ड 18 occurring in this sub clause shall be deemed to have been substituted by the word 25। तो इसमें लिखा है कि जो सेकंड क्लास, अब देखो ए में जो है बिल्कुल नियरेस्ट लेजिटिमेट, सबसे पहले अगर हम
डिपेंडेंट्स बोल रहे हैं। पहला डिपेंडेंट स्टार्टिंग में जो, जैसे अगर बिल्कुल डिपेंडेंट की बात आएगी तो अगर ये तीनों ए बी और सी में से तीनों ही अवेलेबल हैं तो सबसे पहले जो माना जाएगा वो ए सेक्शन में जो लोग हैं उनको माना जाएगा। देन इसमें लिखा है अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो गई है उस समय उसका कोई अडॉप्टेड सन या डॉटर, लेजिटिमेटली अडॉप्टेड सन या डॉटर है और वो 18 साल का तो हो गया है, इन्फर्म है और वो उन पे डिपेंडेंट था, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो चुकी है उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 4। तो हम चैप्टर 4 को यहाँ से हटा रहे हैं इस पर्टिकुलर बी सेक्शन से। चैप्टर 4 की जो चीज़ें दी हुई हैं अभी हम अच्छे से देखेंगे चैप्टर 4 में क्या क्या है। जब हम वो वाला पार्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन वाला पार्ट तो वहाँ पर हम डिटेल में ये सब पढ़ेंगे। तो अभी इस बी वाले पार्ट के लिए हम चैप्टर 4 में जो चीज़ें दी हैं उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 4, क्योंकि उस चैप्टर 4 में जहाँ पर क्या है, वेयर इन द वर्ड 18 अकरिंग इन दिस सब क्लॉज shall be deemed to have been substituted, तो वहाँ पर जो 18 ईयर्स अकर हो रहा है वो माना गया है कि वो 25 ईयर्स की प्लेस पे रखा गया, तो उसको हम यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। देन सी, इफ wholly और in part dependent on the earnings of the employee, चाहे आधा मतलब पार्टली आप डिपेंड हो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अर्निंग पे या पूरी तरह से डिपेंड थे जब उस एम्प्लॉय की डेथ हुई, तो कौन, अ विडोवर, अ पेरेंट अदर देन द विडोड मदर, विडोवर मतलब अगर वो फीमेल एम्प्लॉय है तो उसके केस में उसका जो हस्बैंड है, अ पेरेंट जो कि विडोड मदर नहीं है उसके अलावा कोई पेरेंट है, अ माइनर इलेजिटिमेट सन, वो इलेजिटिमेट सन है बट वो माइनर है, एन अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर, वो डॉटर है, इलेजिटिमेट है एंड अनमैरिड है, और अ डॉटर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट और अडॉप्टेड इफ मैरिड, एंड अ माइनर और इफ विडोड एंड माइनर। तो मतलब या तो वो अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर है या लेजिटिमेट डॉटर है या इलेजिटिमेट डॉटर है या अडॉप्टेड डॉटर है और माइनर है, मैरिड है, एंड अ माइनर इफ विडोड, और वो विडो हो चुकी है, तो उस केस में उसको भी हम डिपेंडेंट मानेंगे, चाहे वो कोई भी केस मतलब अडॉप्टेड है, इलेजिटिमेट है, लेजिटिमेट है, जो भी है, लेकिन अगर वो विडो हो चुकी है तो उसको हम डिपेंडेंट मानेंगे थर्ड कैटेगरी में। तो अब ये समझ लो ए बी और सी जो लिखा है इस पे आप देख लो, तो ये जो ए वाला पार्ट है इसको हम फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट क्लास डिपेंडेंट्स बोलेंगे, बी वाले को सेकंड क्लास डिपेंडेंट्स एंड सी वाले को थर्ड क्लास डिपेंडेंट्स। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, आई एम सो सॉरी, आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा फर्स्ट क्लास डिपेंडेंट नहीं है या सेकंड क्लास डिपेंडेंट नहीं है, जो भी अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए। और सी पार्ट में अब फोर्थ वाला पॉइंट, अ माइनर ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर और अ विडोड सिस्टर इफ मैरिड, कोई ब्रदर है जो कि माइनर है, अनमैरिड सिस्टर है उसकी, या ऐसी सिस्टर है जो कि माइनर है और विडोड है, अ विडोड डॉटर इन लॉ, अ माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज्ड सन, प्री डिसीज्ड सन का मतलब है एक एम्प्लॉयर है, सॉरी एक एम्प्लॉई है, उसका बेटा था जो कि इसकी डेथ से, एम्प्लॉय की जब डेथ हुई, क्योंकि हम एम्प्लॉय के लिए डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसकी डेथ होगी, तभी उसके डिपेंडेंट्स का रोल आता है जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की डेथ से पहले ही इसके जो बेटा था उसकी डेथ हो गई है और उसका जो बेटा है, तो टेक्निकली इसका ग्रैंड सन, तो अगर वो माइनर है तो वो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा इस एम्प्लॉय के लिए। अ माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर वेयर नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज अलाइव, लेकिन अगर एम्प्लॉय का बेटा नहीं है, सपोज उसकी बेटी है, और बेटी क्या है, बेटी के बच्चे हैं, तो बेटी के बच्चे भी इस एम्प्लॉय की डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन कब, जब इन बच्चों का जो उनके जो एम्प्लॉय था उसकी खुद की बेटी और उसके हस्बैंड, बेटी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उनके जो चाइल्ड है, इसके जो ग्रैंडसन है, मतलब बेटी के बच्चे हैं जो, वो उसके डिपेंडेंट बन जाएंगे। अ ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज अलाइव, अगर उस एम्प्लॉय का उसके खुद के पेरेंट्स अलाइव नहीं है, अभी मतलब जिंदा नहीं है, तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज बी एंड आइटम 4 and 6 and 7 ऑफ सब क्लॉज सी,
रेफरेंस टू सन, डॉटर, चाइल्ड इंक्लूड एन अडॉप्टेड सन, डॉटर और चाइल्ड रिस्पेक्टिवली। तो जो क्लॉज बी है एंड क्लॉज 6 एंड 7 है, तो इसमें जो चाइल्ड हम लोग बोल रहे हैं तो चाइल्ड में सन, डॉटर, अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड डॉटर सब आ जाएंगे। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस एंगेज्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट। तो इसमें जो कि वो अप्रेंटिस जो अप्रेंटिस एक्ट के अंडर आ रहा है उसको यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं माना गया है। तो हर वो पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेजेस पे एम्प्लॉय किया गया है बाय एस्टैब्लिशमेंट, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है या नहीं है। किसके लिए? स्किल्ड वर्क के लिए, सेमी स्किल्ड वर्क के लिए, अनस्किल्ड वर्क के लिए, मैनुअल वर्क के लिए, ऑपरेशनल वर्क के लिए, सुपरवाइजरी मैनेजेरियल वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, टेक्निकल वर्क के लिए, क्लरिकल वर्क के लिए और एनी अदर वर्क वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एंड ऑल्सो इंक्लूड अ पर्सन डिक्लेयर टू बी एन एम्प्लॉय। और इन सब के अलावा वो पर्सन को भी एम्प्लॉय माना जाएगा जिसको गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय डिक्लेयर किया है। बट कौन से लोग एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएंगे? आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उनको एम्प्लॉय की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है। Provided that for the purpose of Chapter 3, except in the case of Employee Provident Fund Scheme and Chapter 4, the term employee shall mean such employee drawing wages less than or equal to the wage ceiling notified by appropriate government and include such other person or classes of person as the central government। तो इसमें क्या लिखा है? Provided for the purpose of Chapter 3, that for the purpose of Chapter 3 except in case of Employee Provident Fund। तो Chapter 3 लेकिन Employees Provident Fund Scheme का जो भी provisions है उसको यहाँ से exclude किया गया है। एंड ऑल्सो Chapter 4 के लिए एम्प्लॉय कौन हुआ? shall mean such employee drawing wages less than और equal to the wage ceiling। अब wage ceiling क्या है वो हम आगे इस पूरे एक्ट में पढ़ेंगे अभी कि क्या है कैसा है। Provided further that for the purpose of counting of employees for the coverage of establishment under Chapter 3 and Chapter 4, as the case may be, the employees whose name wages are more than the wage ceiling so notified by central government shall also be taken into account। अगर हम काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के Chapter 3 और Chapter 4 में, अभी जो Chapter 3 और Chapter 4 में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें वो भी एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनके वेज सेलिंग आर मोर देन दी वेजेस, जो भी वेज सेलिंग दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड है उससे अगर ज़्यादा भी है तो वो भी यहाँ पर हम एम्प्लॉय बोलेंगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ Chapter 7 द टर्म एम्प्लॉय शैल मीन ओनली सच पर्सन specified in the second schedule and such other person and class of person as central government or state government may add to such schedule। तो Chapter 7 के लिए एम्प्लॉय कौन होगा? जो सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है, चाहे सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उस शेड्यूल में ऐड करती है अगर कुछ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी यहाँ पर Chapter 7 में एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे। एम्प्लॉयर मीन्स अ पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और थ्रू अ पर्सन, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या डायरेक्टली, और ऑन हिज बिहाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पर्सन one or more employees in his establishment and where the establishment is carried on by any department of central government or state government, the authority specified by the head of such department in this behalf, or where no authority is specified, जहाँ पर authority नहीं है, the head of the department and in relation to establishment carried on by the local authority, the chief executive of that authority and also include। तो एम्प्लॉयर कौन होता है? वो पर्सन जो हायर करता है, मतलब एम्प्लॉय करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने लिए या किसी और के लिए एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फॉर हिज इस्टेब्लिशमेंट। और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है द अथॉरिटी, तो वहाँ पर जो अथॉरिटी स्पेसिफाइड है बाय दैट गवर्नमेंट, वो अगर अथॉरिटी नहीं है तो उस डिपार्टमेंट का हेड वहाँ का एम्प्लॉयर कहलाएगा। अगर वो एक लोकल अथॉरिटी है तो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ का
एम्प्लॉयर कहलाएगा. एंड इंक्लूड इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री. तो फैक्ट्री है अगर वो, तो ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री क्या होगा, एम्प्लॉयर होगा. अगर वो माइन है, द ओनर ऑफ द माइन, द एजेंट और मैनेजर हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है अगर वो होगी, तो उस माइन का ओनर, एजेंट या मैनेजर क्या क्या होगा, एम्प्लॉयर होगा. इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट द पर्सन, और अगर कोई और एस्टैब्लिशमेंट है तो ऐसा वो पर्सन जो जिसका उस एस्टैब्लिशमेंट में जिस पर्सन का अल्टीमेट कंट्रोल होगा, तो वो वहाँ का क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयर कहलाएगा. कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर बोला जाएगा. एंड ये न्यू चीज है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयर विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ एम्प्लॉयर. तो ये चीज आ सकती है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. एम्प्लॉयमेंट इंजरी. एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या होती है, मीन्स अ पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज. या एक्सीडेंट हुआ है उसको काम करते करते, या ऑक्यूपेशनल डिजीज. ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होती है, आप एक ऐसे वर्क में हो, एक ऐसे ऑक्यूपेशन में हो, और उस ऑक्यूपेशन में उस पर्टिकुलर काम की वजह से आपको वो पर्टिकुलर अगर डिजीज हुई है, तो उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं. एज द केस मे बी अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. तो इसका मतलब होता है वो इंजरी एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहलाएगी जो काम, जो आप एम्प्लॉय, जो आप वर्क कर रहे हो किसी फैक्ट्री में या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, उस वर्क के चलते आपको वो पर्टिकुलर इंजरी हुई है, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो डिजीज हुई है. जैसे कि आपका फैक्ट्री में प्रीमाइसिस में काम करते करते आप मशीन के थ्रू आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या अगर आप फैक्ट्री या किसी भी ऑफिस या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के काम से बाहर भी हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर अपने एम्प्लॉयमेंट के वजह से कहीं बाहर गए हो, मतलब प्रीमाइसिस में नहीं भी हो, अगर अगर आप बाहर हो, लेकिन वो बाहर भी किस वजह, किस लिए गए हो, उस काम के लिए गए हो, और तब आपका अगर कोई इंजरी होती है तो भी वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहलाएगी. तभी इसमें लिखा है अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एस एम्प्लॉयमेंट. काम में आते जाते हैं, मतलब घर से काम की तरफ ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस से घर आ रहे हो, उस दौरान अगर एक्सीडेंट होता है तो भी वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहलाएगी. क्यों, क्योंकि आप वो पर्टिकुलर स्पेस पे, वो पर्टिकुलर प्लेस पे क्यों हो, क्योंकि आप ऑफिस जा रहे थे या वहाँ से आ रहे थे. हाँ, अगर आप लीव पर हो, ठीक है, आपका उस ऑफिस पे कोई काम नहीं है उस समय, जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आप लीव पे थे, आप छुट्टी पे थे, और तब आपका एक्सीडेंट होता है, तब वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंडर नहीं आता है. लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब वो इंजरी जो काम की वजह से अराइज हुई हो, जैसे कि आप एक ऐसी जॉब में हो, हजार्डस जॉब में हो, जिसकी वजह से आपको कोई डिजीज हो जाती है. तो जैसे कि जो ग्लास का काम करते हैं, उनको कुछ ऐसा, जैसे जो टुकड़े होते हैं छोटे, अगर उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे चले जाए तो उनको वो बीमारी हो जाती है. आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्यों, क्योंकि इस कोड से रिलेटेड डिजीजेस भी आती हैं कभी कभी एग्जाम में, मतलब मैच द फॉलोइंग्स आते हैं. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डिजीजेस के मैच द फॉलोइंग जरूर पढ़ाऊंगी, तो क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन आता है, देखो गाइज, एक या दो क्वेश्चन आएंगे इस कोड से, या मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन आएंगे, और हमको नहीं पता है वो कहाँ से आ सकते हैं. डिजीजेस से भी आ सकते हैं, जो फर्स्ट मैंने आपको जो स्केड्यूल्स बताए उसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है. वहाँ पर जब आ जाता है क्वेश्चन तो लगता है अरे ये तो बहुत इजी था, लेकिन हम लोगों को उसके लिए कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कोड पढ़ना पड़ता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ताकि आप वही चीज़ पढ़ो, उस पर ही फोकस करो. हर चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है एज फार एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. नो डाउट पूरा का पूरा कोड आपको पता होना चाहिए, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. लेकिन जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ छोड़नी है और कौन सी चीज़ पर फोकस करना है. तो डिजीज़ की जहाँ तक बाकी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उससे मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, और आ सकते नहीं, आते भी हैं. तो ऐसा अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको हम आगे और पढ़ेंगे. For the purpose of chapter 4, if the employee is an insured or insurable employee under section 28, whether such accident occurs or the occupational disease is contracted within or outside the territorial limits of India.
For the purpose of chapter 7, whether such accident occurs or occupational disease is contracted within or outside the territorial limits of India. तो इसमें अब जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है, अगर वो चैप्टर 4 के अंडर है, सेक्शन 28, तो भले वो इंडिया के अंडर हुई हो या इंडिया के बाहर हुई हो, वो ऑक्यूपेशनल या डिजीज या एम्प्लॉयमेंट इंजरी मानी जाएगी. चैप्टर 7 की बात है, जो एक्सीडेंट अराइज हुआ है, भले ही वो एक्सीडेंट इंडिया के बाहर हुआ हो या उसके अंदर हुआ, डजेंट मैटर. वो डिजीज उसको बाहर हुई अंदर ही हो, डजेंट मैटर. वो अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी. एस्टैब्लिशमेंट, एक्सक्यूज मी, a place where an industry, trade, business, manufacture or occupation is carried on. तो हर वो प्लेस जहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, ऑक्यूपेशन कोई हो रहा है, उसको हम एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे. फैक्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क और प्लांटेशन, उसको हम एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे. माइन, पोर्ट, विसिनिटी ऑफ पोर्ट मतलब पोर्ट के इर्द गिर्द का हिस्सा, वेयर डॉक वर्क इज कैरिड आउट, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे. फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 3, वेयर एन एस्टैब्लिशमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और हैज ब्रांचेस वेदर सिचुएटेड इन सेम प्लेस और इन डिफरेंट ऑल डिपार्टमेंट. तो अगर एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट की अलग अलग ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट एक ही प्लेस पे हो, मतलब एक ही प्लेस पे हो, स्टेट में हो, एरिया में हो, या दूसरी स्टेट्स में हो, तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट का ही हिस्सा माना जाएगा. फैक्ट्री क्या होती है, मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रिसिनेट्स. प्रिसिनेट्स का मतलब होता है, जैसे कि ये फैक्ट्री है, यहाँ पर ये फैक्ट्री है, मतलब जो मेन बिल्डिंग है, और मेन बिल्डिंग के आसपास एक थोड़ा सा एक एरिया है, फिर ये गेट है, तो ये एरिया प्रिसिनेट्स कहलाता है, और ये भी फैक्ट्री का ही हिस्सा माना जाता है. इस पे तभी लिखा है प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रिसिनेट्स, तो ये सब भी प्रिसिनेट्स ही होता है, ये सब भी फैक्ट्री ही होता है. वेयर 10 और मोर एम्प्लॉयज आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, प्रीसीडिंग लास्ट 12 मंथ्स के किसी भी दिन 10 या 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय उस एरिया में काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, and in any part of where the manufacturing process is being carried out, जहाँ पर manufacturing process हो रहा है, with the aid of power और is ordinarily carried out. तो अगर with the aid of power है तो वो क्या कहलाएगा, मतलब हर वो प्रीमाइसेस या उसका प्रेजेंस जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और उस पर्टिकुलर एरिया में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, पावर का यूज़ करके, तो वो फैक्ट्री होगा. अगर पावर यूज़ नहीं हो रही है तो 20 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो वो फैक्ट्री होगा. बट डज नॉट इंक्लूड a mine or a mobile unit belonging to armed forces of the union, railway, running shed और a hotel, restaurant और eating place. तो लेकिन फैक्ट्री में क्या नहीं आएगा, माइन नहीं आएगा, मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेस नहीं आएगा, रेलवेज, रनिंग शेड, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस. Explanation. For computing the number of employees for the purpose of this clause, all employees in different groups and relay a day shall be taken into account. तो अगर हम मतलब इस फैक्ट्री के रिलेटेड अगर एम्प्लॉयज़ को काउंट कर रहे हैं, तो हर ग्रुप का जो एम्प्लॉय होगा वो भी काउंट होगा. मतलब रिले का मतलब होता है कि एक शिफ्ट में जो काम हो रहा है उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी. Explanation 2. For the purpose of this clause, the mere fact that there's an electronic data processing unit or a computer unit is installed in any premise or a part thereof shall not be construed as factory if no manufacturing is being carried on in such premises. तो मतलब अगर किसी एक premises में एक जगह केवल कंप्यूटर यूनिट रखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वहाँ पर यूज़ हो रहा है या कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है केवल, तो हम उसको नहीं बोलेंगे फैक्ट्री एज लॉन्ग एज वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है. तो मैन्युफैक्चरिंग का देखो मतलब होता है जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई नई चीज़ बना रहे हो, ठीक है.
एक रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से न्यू चीज़ बन रही है, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक हम उसको फैक्ट्री की डेफिनेशन से बाहर रखेंगे। फैमिली क्या होती है? फैमिली मीन्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉय और एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एज द केस में बी। स्पाउस, वेदर वाइफ है या हस्बैंड है, स्पाउस आएगा, स्पाउस भी फैमिली है। अ माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चाइल्ड डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय और एन अनऑर्गेनाइज वर्कर एज द केस में भी। तो चाहे वो एम्प्लॉय हो या अनऑर्गेनाइज वर्कर हो, उसके ऊपर अगर कोई माइनर, लेजिटिमेट एंड अडॉप्टेड चाइल्ड, देखो ये चीज़ें ध्यान रखना, माइनर है और लेजिटिमेट है, अडॉप्ट या अडॉप्टेड चाइल्ड है, ठीक है। और चाइल्ड है तो डॉटर और सन दोनों आ गए, और डिपेंडेंट है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर, तो वो उसकी फैमिली हो जाती है। A child who is wholly dependent on the earning of an employee or an organized worker, as the case may be, and who is receiving education till he attains the age of 21 and an unmarried daughter। तो एक ऐसा चाइल्ड जो कि पूरी तरह से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अर्निंग पे डिपेंडेंट है, चाहे वो एम्प्लॉय है या अनऑर्गेनाइज वर्कर है, एज द केस में भी, वो क्या कहलाएगा? उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय या वर्कर की फैमिली कहलाएगा। एंड जो रिसीव कर रहा है एजुकेशन टिल द एज ऑफ 21, और वो या तो वो एक अनमैरिड डॉटर है, तो दोनों ही क्या है? फैमिली है, एम्प्लॉय की या अनऑर्गेनाइज वर्कर की। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। डिपेंडेंट वाला जो पार्ट था, फैमिली वाला जो पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मार्क करके आते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी एरिया हो जाता है डिपेंडेंट्स को याद करना, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। A child who is infirm by reason of physical और mental abnormality और injury, infirm मतलब वही मैंने आपको बताया, तो अपनी खुद से टेक केयर नहीं कर सकता, चाहे वो इन्फॉर्म किसी भी रीजन से हुआ, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी से हुआ है या इंजरी से हुआ है, एंड हु इज होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ अ एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के अर्निंग के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। एज लॉन्ग एज इन्फॉर्मिटी कंटिन्यूज, जब तक उसकी इन्फॉर्मिटी कंटिन्यू रहती है तो वो फैमिली का हिस्सा होगा। डिपेंडेंट पेरेंट्स इंक्लूडिंग फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ऑफ अ वुमेन एम्प्लॉय ऑल्सो, तो वुमेन एम्प्लॉय के फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, वो डिपेंडेंट पेरेंट्स में आएंगे, उसके खुद के ऑब्वियसली आएंगे। whose income from all sources does not exceed such income as may be prescribed by central government. In case employee or an unorganized worker, as the case may be, is unmarried and his parents are not alive, a minor brother sister wholly dependent on the earning of the insured person। अगर वो एम्प्लॉय अनमैरिड है और उसके खुद के पेरेंट्स भी नहीं है, तो अगर उसके भाई बहन है तो माइनर है अगर वो, तो भी वो डिपेंडेंट्स हो जाएंगे या फैमिली की कैटेगरी में आएंगे। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय, ये न्यू कैटेगरी इन्वॉल्व हुआ था, तो वो क्या होता है? मीन्स इंगेजमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपने उसको हायर करा है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टर्म के लिए। फिक्स टर्म नाम से ही बता रहा है कि 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी टाइम के लिए आपने उसको हायर करा था, लेकिन आपने उसको पहले से इन्फॉर्म करा हुआ है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट के थ्रू हायर हुआ, तो उसको ही पता है कि मैं 1 साल के लिए हायर हुआ हूँ, 2 साल के लिए हायर हुआ है, अकॉर्डिंगली। Provided that his hours of work, wages, allowances and other benefits shall not be less than a permanent worker। लेकिन भले ही वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, लेकिन उसके आवर्स ऑफ वर्क, वेजेस, अलाउंसेस या कोई भी बेनिफिट परमानेंट एम्प्लॉय के इक्विवेलेंट ही होंगे, अगर वो सेम नेचर वर्क कर रहा है या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है। तो अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय है, एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, और उनका जो काम है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है, तो फिर उनके बेनिफिट्स, वेजेस, अलाउंसेस वगैरह सब सेम होंगे। He shall be eligible for all benefit under any law for the time being in force available to a permanent employee proportionately according to the period of service। तो जो भी benefits वगैरह है ऑब्वियसली वो मतलब जितना उसका काम है, अगर वो 3 साल के लिए तो 3 साल के अकॉर्डिंग, 1 साल के लिए तो 1 साल के अकॉर्डिंग। लेट सपोज, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ेंगे, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ भी ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होते हैं अगर वो 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर की सर्विस के लिए हायर किए गए हैं। तो 1 साल के बाद अगर वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके अपनी जॉब से हटते हैं तो उनको ग्रेचुटी मिलेगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट एम्प्लॉय की जितनी ही ग्रेच्युटी मिलेगी। अगर परमानेंट एम्प्लॉय 5 साल के बाद निकल रहा है, 6 साल के बाद निकल रहा है, जो भी है उसको उतनी मिलेगी। यहाँ ये 1 साल के बाद निकल रहा है तो उसको प्रोपोर्शनलिटी कम मिलेगी, लेकिन बेनिफिट्स बोला जाए तो दोनों को इक्वल मिल, मतलब ग्रेच्युटी दोनों को मिल रही है। अब कितना अमाउंट मिल रहा है वो डिपेंड करता है उन्होंने कितना काम करा है, कितने टाइम तक काम करा है। Gig worker means a person who performs or works or participate in a work arrangement and earns such activities outside ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो ऐसा काम जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर हो, मतलब गिग वर्कर्स अगर आप बोलो तो हम उनको बोल सकते हैं जैसे कि घर बैठे कभी कभी जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, कोई लोग हायर करते हैं लोगों को कि वो आप घर बैठे आप कुछ अर्न कर लो, कुछ वर्क करो। जैसे डेटा एंट्री का काम होता है कि आपने घर बैठे ही कुछ डेटा एंट्री का काम करा, आपको पैसे मिल गए और आपने वो कर दिया। तो मतलब प्रॉपर आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप में भी नहीं हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एज अ वर्कर तो काम कर ही रहे हो। जैसे कि जो हमारे पास जो वो आते हैं डिलीवरी मैन आते हैं, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये गिग वर्कर ही होते हैं। तो ये सब गिग वर्कर की कैटेगरी में आते हैं और इनको भी ये कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, इसमें कहीं ना कहीं इसमें क्या है, जो न्यू लेबर कोड है उसमें ही ये न्यू चीज़ें आई हैं। गिग वर्कर है, होम बेस्ड वर्कर हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब इसी कोड में नया इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये टर्म, और इनको भी वर्कर का कहीं ना कहीं एक स्टेटस मिला है। होम बेस्ड वर्कर क्या होता है, मीन्स अ पर्सन इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन एम्प्लॉयर इन हिज होम। एम्प्लॉयर के घर में काम कर रहा है और अदर प्रीमाइसेस ऑफ हिज चॉइस अदर देन, तो मतलब या उसके घर में या एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयर की चॉइस पे कोई और जगह पर, लेकिन वो वर्क प्लेस नहीं होना चाहिए, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयर का घर हो सकता है या कहीं और जगह हो सकता है। तो होम बेस्ड है, देखो नाम से बता रहा है होम बेस्ड वर्कर है, जिसने एम्प्लॉयर ने उसको हायर करा है काम के लिए, और वो काम कौन सा है, उसके घर पे काम हो सकता है या अदरवाइज कोई और जगह हो सकता है, बट वो जगह वर्क प्लेस नहीं होना चाहिए। वो रेम्यूनरेशन के लिए हायर हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स इक्विपमेंट्स मटेरियल्स और अदर इनपुट्स। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कंफ्यूजन अगर है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो एक बार प्लीज़ आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। Interstate migrant worker means a person who is employed in an establishment who has been recruited directly by the employer or indirectly through contractor in one state for employment in such establishment situated in other state। तो मतलब एक स्टेट में एक पर्सन को हायर किया गया है, चाहे वो एम्प्लॉयर उसको हायर करा है या कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहा है, और वो हायर क्यों करा, ताकि वो पर्सन जो हायर हुआ है वो दूसरी स्टेट में जाके काम कर सके, तभी उसको बोला गया है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। हैज़ कम ऑन इज ओन, या फिर वो खुद से एक स्टेट से दूसरी स्टेट गया है और उसको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिली है इन एन एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम अदर स्टेट, हेयर इन रिफर टू ए डेस्टिनेशन स्टेट। अब वो ज़रूरी नहीं है कि अब जिस स्टेट में वो पहले से था इस्टेब्लिश्ड वहीं पर बेस रहा है, वहीं से काम मिला है, वो खुद से जाके कहीं और काम कर सकता है, तो वो भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर ही होगा। तो या तो उसको अपनी होम प्लेस पे ही हायर किया गया है ताकि वो दूसरी जगह जाके काम कर सके, चाहे वो एम्प्लॉयर ने हायर करा है या कॉन्ट्रैक्टर ने हायर करा है, या फिर वो खुद से दूसरी प्लेस में गया है अपने काम ढूंढने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर अंडर एन अग्रीमेंट और arrangement for employment and drawing wages not exceeding 18,000 rupees per month or such other amount as notified by central government। तो interstate migrant worker का जो maximum wage ceiling है वो क्या है, 18,000 पर मंथ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, मीन्स एनी प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, finishing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing, refining, and otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery, or disposal, or pumping oil, water, sewage, and other substance, or generating, transforming, or transmitting power। तो ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आएंगी। कंपोस्टिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्रिंटिंग ऑफ लेटरप्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्राफ, स्क्रीन पेंटिंग, 3 और 4 डायमेंशनल प्रिंटिंग। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये बहुत ज़्यादा एज सच
इंपॉर्टेंट नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए. नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है. मीन्स वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ अ परमानेंट नेचर, such disablement as reduces the earning capacity of an employee in every employment which he was capable of undertaking at the time of accident resulting in the disablement. तो permanent partial, देखो एक तो वो permanent है लेकिन वो partial है. मतलब सपोज कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जिसकी वजह से आपका एक जो आय था वो खराब हो गया, अब आप उससे नहीं देख सकते हो, तो वो एक आय था तो पार्शियल हुआ, लेकिन वो हमेशा के लिए था, वो परमानेंट हो गया. तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. और ऐसी डिसेबलमेंट है जिसकी वजह से आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है. एक्सीडेंट से पहले अगर आप, ऑब्वियसली आपका कोई ऐसा काम था जिसमें आपको देखने की ज़रूरत पड़ती थी, हर किसी काम में पड़ती है, और उसकी वजह से आपको क्या हुआ है, अब आपको एक आंख को लूज करना पड़ा, आपका एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी वजह से अब आप पहले जितना नहीं कमा पा रहे हो, आपकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है. और आइज भी वो क्या है, परमानेंट है. मतलब आइज को जो लॉस हुआ है वो परमानेंट हुआ है, सिंस एक आई का लॉस हुआ है तो वो पार्शियल हो जाएगा. तो ये क्या हुआ, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको अब ये मत समझना कि ये बस यही एक डिसेबलमेंट है. इस टाइप का मतलब पार्शियल से आधा है, हाफ, परमानेंट पूरी तरह से. तो कोई हाफ चीज़ है वो पूरी तरह से डिसेबल हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. प्रोवाइडेड दैट एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 of fourth schedule shall be deemed to be result in permanent partial disablement. तो फोर्थ शेड्यूल के पार्ट 2 में हमको जो इंजरी दी गई है वो क्या है, उनसे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है. तो वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है. अब इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है. अब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, इसका और बड़ा रूप, परमानेंटली आप टोटली डिसेबल हो गए, मीन्स सच डिसेबलमेंट फॉर अ परमानेंट नेचर as incapacitates an employee for all the work. ऐसा डिसेबलमेंट जिसकी वजह से एम्प्लॉय अब पूरी तरह से काम करने में असक्षम है, मतलब वो टोटली डिसेबल हो गया, वो काम नहीं कर सकता. लेट सपोज मैं पहले वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर रही हूँ कि वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है. ऊपर हमने पढ़ा कि उसकी एक आईज लूज हुआ है, लेकिन अब वो टोटली ब्लाइंड है, तो वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में आ जाएगा. प्रोवाइडेड that permanent total disablement shall be deemed to result from every injury specified in part 1. तो फोर्थ शेड्यूल है, एक 1 मिनट, फोर्थ शेड्यूल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, एंड पार्ट 2 में परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. तो इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा. पार्शियल पार्ट 2 में है, पार्ट 1 में टोटल है. or from any combination of injuries specified in part 2 thereof where the aggregate percentage of loss of earning capacity as specified in part 2 against injuries amounts to 100. अब इसका मतलब है कि लेट सपोज आपकी इंजरी तो हुई है, लेकिन वो इंजरीज हुई है जो पार्ट 2 में मेंशन है. और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा है, पार्ट 2 में जो इंजरीज पढ़ी है उससे हमने पढ़ा है कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है. तो अगर आपको ऐसी इंजरीज हुई हैं जो पार्ट 2 में मेंशन है, लेकिन अगर हम उनका टोटल करें तो वो 100% से ज़्यादा है या 100% है, तो वो भी पार्ट 1 में आ जाएगा, उसको भी हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बोलेंगे. देखो क्या होता है, जो भी जब हमारी इंजरी होती है तो उसका एक परसेंटेज होता है. सपोज एक थंब चला गया तो लेट से 20%, आइस चली गई 50%, इस टाइप से होता है. तो अगर या तो आपकी ऐसी इंजरी हुई है जो पार्ट 1 में मेंशन है तो वो क्या कहलाएगी, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट. अगर पार्ट 1 में मेंशन नहीं है, आपको एक से ज़्यादा इंजरी हुई है लेकिन वो पार्ट 2 में मेंशन है, तो अगर उन सबका टोटल 100% आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आ जाएगी. Platform work means a work arrangement outside a traditional employer-employee relationship in which
organization or an individual use an online platform to access other organization or individual. तो प्लेटफॉर्म से यहाँ मतलब है एक ऐसा काम जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कि ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम होता है, तो जैसे गिग वर्कर भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में आते हैं। जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको हम गिग वर्कर बोल सकते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म वर्कर की बात करें तो ऐसा काम जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन हम कोई काम ले रहे हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है। हमको कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है कि यू आर हायर्ड इन सच अ सच वे, आपका ये सब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरल काम कर रहे हो, अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, आपको काम के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म वर्क हो गया। प्लेटफॉर्म वर्कर जो वो काम कर रहा है, जो एंगेज हो रहा है उस काम में, उसको हम प्लेटफॉर्म वर्कर बोलेंगे। अब सीजनल फैक्ट्री क्या होती है? मीन्स अ फैक्ट्री विच इज एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऐसी फैक्ट्री जो इनमें से जो अभी हम पढ़ेंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसको हम सीजनल फैक्ट्री बोलेंगे। जैसे कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रेसिंग, decortication of groundnuts, manufacturing of indigo, lac, sugar, wood, or any manufacturing which is incidental to or connected to with any of the aforesaid process, and include a factory which is engaged for a period of not exceeding 7 months in a year. या तो इन सबसे रिलेटेड हो या ऐसी कोई फैक्ट्री है जो जब वो काम कर रही है तो उसका काम एक साल में केवल 7 मंथ्स ही चल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वो सीजनल के अंडर आएगी। Self-employed worker means any person who is not employed by an employer but engage himself in any occupation in the organized sector, in unorganized sector, subject to a monthly earning of an amount as may be notified by central government or the state government, as the case may be, from time to time, or holds cultivable land subject to ceiling as may be notified by the state government. Self-employed worker means any person who is not employed by the employer but engages himself in any occupation in the unorganized sector. वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब किसी एम्प्लॉयर के थ्रू हायर नहीं हुआ है, लेकिन खुद को खुद इंगेज करता है इस ऐसे काम के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काम है, सब्जेक्ट टू अ मंथली अर्निंग एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी मीन्स मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन awarded to employees, unorganized worker, gig worker, platform worker, to ensure access to healthcare and to provide income security, particularly in case of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity, loss of a breadwinner by means and rights conferred on them, and scheme framed under this code. Superannuation in relation to an employee means the attainment by the employee of such age as is fixed by the contract or condition of service as the age of the attainment। तो मतलब अगर एक जो फिक्स्ड एज होती है कि मतलब इस एज तक ही आप काम कर सकते हो, तो उसको हम सुपर एनुएशन कहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू एज क्लासीफाई की गई हो, स्पेसिफाई की गई हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्पेसिफाई की गई हो। तो आफ्टर अगर आप वो एज अटेन कर लेते हो, देन हम अज्यूम करते हैं, वी से दैट यू हैव बीन सुपर एनुएटेड, provided that for the purpose of chapter 3 the age of superannuation shall be 58 years। तो ये भी ध्यान रखना। Now temporary disablement means a condition resulting from an employment injury which requires medical treatment and renders an employee as a result of such injury temporarily incapable of doing the work which he was doing prior to or at the time of injury। टेम्परेरी है तो थोड़े टाइम के लिए होगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही सही उसको इनकैपेसिटेट कर देती है, मतलब असक्षम बना देती है कि उस टाइम पीरियड के लिए वो काम कर सके जो कि वो पहले से कर रहा था इंजरी से पहले। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स एन एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ऐसा सेक्टर, ऐसा एंटरप्राइज जो एक इंडिविजुअल या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के थ्रू ओन हुआ है, एंड इंगेज इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज of any kind whatsoever, and where the enterprise employs worker, the number of such workers is less than 10। तो 10 से कम वर्कर्स इंगेज हो। एंटरप्राइज ऐसा है जहाँ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के थ्रू ओन किया जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं यहाँ पर या तो वहाँ पर, और
किस चीज़ में इंगेज्ड हैं? दे आर इंगेज इन प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स और एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ एनी काइंड। लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं वो कितने हैं? लेस देन 10, तो हम उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे। नाउ वेजेस, all remuneration whether by way of salary, allowances or otherwise expressed in terms of money capable of being so expressed, इसको मैंने codes on wages में भी explain करा है, आप एक बार उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। which would if the terms of employment expressed or employed were fulfilled be capable to a person। तो wages मतलब वो सारे remuneration जो एक employee को मिलते हैं, वर्कर को मिलते हैं, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, अलाउंसेस के फॉर्म में हो, या ऐसे किसी चीज़ के फॉर्म में हो जो केपेबल हो मनी में कन्वर्ट होने के। एंड ऑल्सो इंक्लूड बेसिक वेज, डीए एंड रिटेनिंग अलाउंसेस। तो बेसिक वे पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंसेस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वेज कहलाता है। लेकिन क्या इंक्लूडेड नहीं है? एनी बोनस पेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि आपके रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है। अगर वो बोनस रेम्यूनरेशन का पार्ट है तो फिर वो वेजेस के अंडर आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वगैरह का जो भी अमाउंट होता है वो नहीं आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ प्रोविडेंट फंड या पेंशन, conveyance allowances, value of traveling concession, any sum paid to employee to defray स्पेशल एक्सपेंसेस, ये सब वेजेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। HRA वेजेस नहीं बनेगा। पहले क्या होता था, जो पहले के लॉज हैं उसमें कुछ लॉज में HRA को वेजेस का हिस्सा माना जाता था, लेकिन यहाँ नहीं माना जा रहा है। सेटलमेंट या अवार्ड के चलते जो भी आपका डिस्प्यूट चल रहा था, उसके बाद जो सेटलमेंट और अवार्ड आया है उसके बाद कोई रेम्यूनरेशन है वो वेजेस का हिस्सा नहीं है। ओवर टाइम अलाउंसेस नहीं है। कोई कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय, ग्रेचुटी पेबल टू द एम्प्लॉय, एनी कॉम्पनसेशन रिटायरमेंट में जो मिलता है वो, एंड और एनी एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक्स ग्रेशिया का पेमेंट का मतलब होता है एक पेमेंट जो आपको बाय लॉ मिल रहा है, और एक ऐसा पेमेंट है जो आपको ऑन द विल ऑफ द एम्प्लॉयर अपने मन से जो दे रहा है उसको हम एक्स ग्रेशिया पेमेंट बोलते हैं। तो वो फिर आपके बोनस का हिस्सा, वेजेस का हिस्सा नहीं है। Provided that for calculating wages under this clause, if payment made by the employer to the employee under subclause A to I exceed 1/2 or such other person as may be notified of all the remuneration calculated under this clause, the amount which exceed such 1/2 or the percentage so notified shall be deemed as remuneration and shall be accordingly added to अंडर वेजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आपका वेजेस कितने हैं? 10,000 है, लेट्स से, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? ए से आई तक ना, तो ए से आई तक जितनी भी चीज़ें दी हैं ये सब, अगर ये सब जो अमाउंट है, अगर आपके वेजेस का 50% से ज़्यादा बनता है, सपोज आपका 10,000 अगर ये है आपका वेजेस है, और आपका जो अमाउंट बन रहा है ए से आई तक जितना भी अमाउंट है टिल दिस वन, ये सब नहीं, यहाँ तक, वो कितना बन रहा है? आपका 6,000 बन रहा है, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा हो गया है। कितना ज़्यादा हुआ है? 1,000 ज़्यादा हुआ है। तो वो हिस्सा भी, वो जितना भी परसेंट एक्स्ट्रा गया है इस अमाउंट में, वो आपका वेजेस बन जाएगा। आपको ये चीज़ आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने कोड ऑन वेजेस में भी और अच्छे समझाया है। अगर वेजेस आपको जितने भी मिल रहे हैं उसका 50% से ज़्यादा, मतलब 1/2 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो ए से आई तक जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं जो अभी हमने पढ़ा पीछे, वो अमाउंट जो है वो कितना बन रहा है? आपके वेजेस का 50% से ज़्यादा का हिस्सा बन रहा है। तो जो हिस्सा एक्सीड करा है उतना हिस्सा आपके वेजेस में ऐड हो जाएगा। चाहे वो 50% है, सपोज लेट्स से 10,000 क्या हो गया आपका वेजेस हो गया, 6,000 आपका वो अमाउंट बन रहा है, तो ये काइंड ऑफ 60% हो गया, तो 10% एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वो 10% क्या हो जाएगा? इसमें इंक्लूड हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। Provided further that for the purpose of equal wages to all genders and for the purpose of payment of wages, the emolument specified in subclause D, F, G, H shall be taken for computation of wage. So, इसका मतलब हुआ कि सपोज आपकी अगर बेसिक वे सेम है, बेसिक वेजेस सेम है,
तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है चालाकी कि बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट जेंडर आपको डिस्क्रिमिनेशन के लिए मतलब वो क्या कर सकता है कि बेसिक वेज सेम करके इन चीज़ों में DFGH जो यहाँ पर मैंशनड है, कन्वीनियंस अलाउंसेज हैं, देन हाउस रेंट अलाउंसेज हैं, देन रेम्यूनरेशन पेबल अंडर अवार्ड है या एनी ओवर टाइम अलाउंसेस है, इसमें वो चेंजेस कर सकता है ताकि जो जेंडर वाइज इक्वल रेम्यूनरेशन का जो फंडा है उसको नहीं फॉलो करके वो आपका बेसिक वेज सेम रखेगा और इन छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस करके डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो वो ऐसा ना करे, इसलिए ये बोला जा रहा है कि इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर की अगर बात है तो DFGH को हम कंप्यूटेशन के समय वेजेस का पार्ट मानेंगे। Where an employee is given in lieu of whole or part of the wages payable to him and remuneration in kind by his employer, the value of such remuneration in kind does not exceed 15% of total wages payable to him shall be deemed। तो अगर कोई एम्प्लॉय को वेजेस के साथ इन काइंड में या तो पूरा वेजेस इन काइंड में मिल रहा है या हाफ इन काइंड हाफ मनी के फॉर्म में अगर वेजेस मिल रहे हैं, तो जो चीज़ इन काइंड मिल रही है अगर वो वेजेस का 15% है तो वो रहेगा, लेकिन अगर वो वेजेस का 15% से ज़्यादा वो चीज़ जो काइंड में मिल रहे हैं, वो जो हमको वेजेस मिल रहे हैं उसका 15% से ज़्यादा है, तो फिर वो वेजेस का जो पार्ट है वो बन जाएगा। इसमें ये बोल रहा है वेज वर्कर means person employed for remuneration in unorganized sector directly or by an employer or through a contractor। ऐसा person जो employ हुआ है unorganized sector में remuneration के लिए, चाहे वो employer के थ्रू या contractor के थ्रू, irrespective of place of work, कोई भी place of work हो, whether exclusively किसी एक employer के लिए या एक से ज़्यादा employers के लिए, इन कैश या इन काइंड, वेदर एज अ होम बेस्ड वर्कर है या टेम्परेरी और कैजुअल वर्कर है या एज अ माइग्रेंट वर्कर है एम्प्लॉयड बाय हाउस होल्ड इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर्स विद अ मंथली वेज ऑफ सच एन अमाउंट एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा वेज वर्कर क्या होता है। वुमेन मीन्स वुमेन employed whether directly or through contractor for wages in an establishment, provided that for the purpose of chapter 4 a woman who is or was an employee in respect of whom contribution is or were payable under the said chapter and who is by reason thereof entitled of the benefit provided under said chapter shall be called as insured woman। तो इंश्योर्ड वुमेन जो है वो भी वुमेन की कैटेगरी में आएगी व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कोड। चैप्टर 5 अगर चैप्टर 4 की बात करें तो वहाँ पर जो इंश्योर्ड वुमेन है वो भी इस कैटेगरी में आएगी। एंड शैल इंक्लूड अ कमीशनिंग मदर who as a biological mother wishes to have a child and prefers to get embryo implanted in any other woman। तो मतलब कमीशनिंग वुमेन का मतलब है जैसे सेरोगेसी होती है कि आप किसी और वुमेन के थ्रू अपना चाइल्ड जब करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनेगा। ये हिस्सा बेसिकली किससे रिलेटेड है, मेटर्निटी वेजेस से बेनिफिट से रिलेटेड है, जिसको हम जब पढ़ेंगे तो आप इसको रिलेट करके अच्छे से समझ पाओगे। अ वुमेन हु लीगली अडॉप्ट्स अ चाइल्ड ऑफ अप टू 3 months ऑफ एज, तो अगर ऐसी वुमेन है जो चाइल्ड अडॉप्ट कर रही है जो कि 3 month तक का है, अप टू 3 months तक का कोई चाइल्ड अडॉप्ट करे तो वो भी इस कैटेगरी में वुमेन की कैटेगरी में आएगा। अब हमें ये वुमेन की कैटेगरी में ये सब चीज़ें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे जब मेटर्निटी बेनिफिट मिल रहा है किन किन वुमेन्स को मिलेगा तो वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, इसलिए अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। एंड दिस वॉज इट फॉर द डेफिनेशन पार्ट। आई होप आपको ये सारा डेफिनेशन समझ में आया होगा, एंड अगर नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन और इन टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आप मेरा चैनल ज्वाइन करके ग्रुप चैट ज्वाइन करके आप वहाँ से मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइजेज आ रही होंगी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क डिस्टर्बेंस चल रहा है मेरे घर पे, एंड आई होप आपको मतलब हर चीज़ सुनाई पड़ी होगी अच्छे से। अगर कुछ वॉइस क्लियर नहीं है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू, आपको मतलब कमेंट्स करके आप बता दिया करिए कि कैसा है मेरा
जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, अगर आप एक कमेंट कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आपके कमेंट्स मतलब मैं जितना हो सकता है बहुत जल्दी रिप्लाई देती हूँ। आप जो भी कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं या जो भी आप अपने कमेंट्स देखते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे या जो भी आपको मतलब लगता है, मेरे वीडियोस देखें, अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप बोलिए। अगर लग रहा है कि कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी बोल सकते हैं। मैं बहुत ही स्पोर्टिंगली आपके जो भी क्रिटिसिज्म है वो भी लूँगी। एंड और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मेरे को कमेंट करके इंटरेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। और इससे पहले वाली इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है या कोई भी वीडियोस हैं, आप अगर नहीं देख रहे हैं तो आप प्लीज़ देखिए। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड चलिए अगले वीडियो तक मिलते हैं फिर। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।